जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। साथियों, ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है जिन परीक्षार्थियों का पेपर 30 और 31 अगस्त को होने जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मौका होता है वह बार बार नहीं आता है, ये सिर्फ एक दो बार आता है। अब ये मौका आपको पता नहीं कब मिले, मिले या नहीं मिले। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो ओवर एज भी होते होंगे, इसलिए अभी भी आपके पास समय है। आप पूरी ताकत, जितना भी आपके पास एनर्जी लेवल है, सब इसी में लगा दीजिए। इस समय आप कुछ भी ना देखें, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें। साथियों, इस क्लास में सबसे पहले हम जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे, उसके बाद में हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। और इन प्रश्नों को इस तरह से समायोजित किया गया है, जो प्रश्न आए हुए थे आपके 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उनसे रिलेट करके प्रश्नों को लिया गया है। जो कि इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, या आपको इससे रिलेट करके प्रश्न मिलेंगे। अर्थात ऑल ओवर कहने का तात्पर्य है कि आपको इस क्लास से काफ़ी लाभ होगा। इसलिए क्लास पर अंत तक बने रहें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें और फुल वॉच करें क्लास को, जिससे आपको ये लाभ मिल सके। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है, देखते हैं पहला प्रश्न अपना क्या है। पहला प्रश्न अपना है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हर किसी विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? तब ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, या अनुच्छेद 18 में, या अनुच्छेद 26 में? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, आर्टिकल 18, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। साथियों, आपको मैं पुनः अवगत कराना चाहूँगा, आप कुछ भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें और अपनी एक सीट को पक्का करें, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जो विश्व एड्स दिवस है, ये कब मनाया जाता है? आपने देखे होंगे, अभी पेपरों का जो एनालिसिस हुआ था उसमें दिवस से संबंधित आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिला होगा। इसलिए उसी को देखते हुए ये हो जाता है कि दिवस का प्रश्न ये इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए इसमें ये ले लिया गया है। तब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में डेवलपर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी करते हैं उसमें डेवलपर में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, तब वह प्रयोग कौन सा होता है जो प्रयोग किया जाता है? ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लॉर्ड गजर ने किस वर्ष बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? ये कौन सा वर्ष था? ये था 1905 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के लिए क्या शब्द है? तब इसके लिए क्या शब्द होगा? इसके लिए होगा मुद्रास्फीति, जिसे इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे एलआईसी के भी नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, का क्या पूछा है? मुख्यालय पूछा किस स्थान पर है? तब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच एजेंसी का क्या नाम है? तब इस एजेंसी का क्या नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस जांच एजेंसी का? बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन इसके यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में बताया गया रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसे रा भी कहते हैं, आपराधिक जांच विभाग, या फिर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, विशेष जांच दल। तब इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो होगा वह होगा आपराधिक जांच विभाग, सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसे सीआईडी बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी लोग या बहनें लोग जो इसका जवाब ऑप्शन बी बता रही हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस्लामी नए वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तब ये कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये जो त्यौहार मनाया जाता है, मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, वर्ष 2024-25 के बजट में मुद्रा लोन की राशि बढ़कर कितनी हो गई है? तब ये राशि कितनी हो गई है? ये राशि हो गई है 20 लाख। एक प्रश्न आया था 23 तारीख के की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जो टैक्स होता है उसके कितने स्लैब होते हैं, तब उसके कितने स्लैब होते हैं, उसी पर्पज़ से ये प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। तब टैक्स के कितने स्लैब होते हैं? कुल 4 स्लैब होते हैं टैक्स के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 5 व्रतों में से एक नहीं है? तब वो कौन एक नहीं है? ज़्यादातर आंसर इसका सी बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला ही इसका सही जवाब हो जाएगा, मिथ्या भाषण ना देना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती है, बहती है? तब ये कौन सी नदी है जो गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर के बहती है? ये नदी है साबरमती नदी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर साथियों ने और बहनों ने इसका सी जवाब दिया, वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलीय मौसम अक्टूबर और नवंबर में फसलों की बुआई की विशेषता रखता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन वह और तरह से पूछा गया था, ये और तरह से है, क्योंकि ये प्रश्न जो है रिलेट करके बनाया गया है। हो सकता है ये प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में आपके यूपी पुलिस के देखने को मिले, इसलिए इस प्रश्न को ले लिया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रबी फसलीय मौसम। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो या आपका कोई भी किसी भी प्रकार का फीडबैक या सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और बहनें लोग भी हैं वो भी वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स का मुख्यालय किस स्थान पर है? तब ब्रिक्स का मुख्यालय किस स्थान पर है? ये जो मुख्यालय स्थित है ये शंघाई में स्थित है। साथियों, ब्रिक्स मुख्यालय शंघाई में तो स्थित है, लेकिन इसके हेड कौन है? आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके हेड कौन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? क्योंकि आपने देखा होगा फिशिंग या ट्रोजर इस तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ रहे थे, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर समायोजित किया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा धारा 66 सेक्शन 66 एफ। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना आ चुका है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जीएसटी से संबंधित एक प्रश्न आया था कि जीएसटी सबसे पहले विश्व में जा विश्व में लागू करने वाला देश कौन सा था? ये प्रश्न पूछा गया था। तब विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू की थी? ये की थी फ्रांस देश ने। कौन सी कंट्री थी? ये कंट्री थी फ्रांस। जो फ्रांस था इसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में कौन से राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? ये तब सबसे पहला राज्य कौन सा था? वह था असम राज्य था, जिसने भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना मुद्रा से संबंधित आ गया, करेंसी से। करेंसी से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए ये प्रश्न ले लिया गया है यहाँ पर। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तब ये क्या मालदीव की है, लेबनान की है, मलेशिया की है, जापान की? जो रिंगिट मुद्रा है ये है मलेशिया की। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर साथियों ने और बहनों ने इसका जवाब सी बताया, वो बिल्कुल सही जवाब बताया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तब ये कब मनाया जाता है? जो साथी लोग इसका जवाब 21 फरवरी बता रहे हैं, ऑप्शन बी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी 21 फरवरी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है?
तब इसके लेखक कौन है? अभय कुमार, शांतनु गुप्ता, रस्किन बॉन्ड या आलिया भट्ट। तब इसके लेखक कौन होंगे? इसके लेखक होंगे रस्किन बॉन्ड। साथियों, एक प्रश्न पूछा गया जो आर के नारायण हैं, तब उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 पुस्तकें दी थी कि कौन सी पुस्तक के लेखक नहीं हैं, ये पूछा गया था। इसलिए उसी पर्पज़ को देखते हुए यहाँ पर ये प्रश्न लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिट्टी पर कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता खेला जाता है? तब वह कौन सी प्रतियोगिता है जो खेली जाती है? वह प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर जवाब सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर आपने वीडियो को थम्स अप नहीं किया हो तो वीडियो को थम्स अप कर दें, जो भी भाई बहन देख रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? अब ये किस एजेंसी से रिलेट है? ये है आपकी नासा से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अब आपको यहीं पर बताना नासा के सीईओ कौन हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं इसके सीईओ कौन हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये सिद्धांत लिया गया है रूस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस वर्ष से लागू की गई? तब यह किस वर्ष से लागू की गई है? ये जो लागू की गई थी, ये की गई थी 1 अगस्त 2020 से। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर इसका यही ऑप्शन आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा किस सेना का युद्ध अभ्यास है? तब ये किस सेना का है? क्या ये सीआरपीएफ का है, एसएसबी का, बीएसएफ का या इंडियन आर्मी का है? तब ये किसका है युद्ध अभ्यास? तब जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, वो साथी और बहनें बिल्कुल इसका सही जवाब बता रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में 5G की शुरुआत किस वर्ष की गई? तब ये किस वर्ष शुरुआत की गई थी? ये शुरुआत की गई थी 1 अक्टूबर 2022 को। साथियों, एक प्रश्न पूछा गया जो G20 है, तो G20 में जी क्या चीज़ है? ये प्रश्न पूछा गया था 24 तारीख की 2 शिफ्ट में पूछा गया था कि जी क्या है? जी क्या है? जो जी है ये ग्रुप दर्शाती है। ये क्या थी? ग्रुप दर्शाती है। और जो 5G में जी लिखा हुआ है, किसमें? जो 5G में जो जी लिखा हुआ है, ये जी क्या दर्शाती है? हो सकता है ये पूछ ले, इस पर्पज़ से ये प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। तो ये जी क्या दर्शाती? ये दर्शाती है जनरेशन। कौन सी जनरेशन? जनरेशन दर्शाती है। ये दर्शाती है जनरेशन, जैसे कि 4G, 3G, 2G, इस तरह से। ये वाली जो जी है ये जनरेशन को प्रदर्शित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तब इसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था 1911 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर वायुयान परिवहन का यहाँ पर प्रश्न लिया गया। ये क्यों लिया गया? इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में 23 तारीख के पेपर में पूछा गया था कि प्रथम भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तब ये पूछा गया था, तब वह कौन सा था? वह था कोलकाता हवाई अड्डा। लेकिन ज़्यादातर ये प्रश्न परीक्षार्थियों ने गलत किया था। इसमें लगाया था उन लोगों ने मुंबई, और कुछ जो चैनल वाले हैं उन्होंने भी इसका जवाब गलत बता दिया था। धोखे से मिस्टेक हो चुकी होगी उनसे, तब उन्होंने भी इसका बम्बई बता दिया था, लेकिन बम्बई ना होकर के कोलकाता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था। तब ये प्रथम आंदोलन कौन सा था आपको बताना है। तब ये प्रथम आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, कूका आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। जो साथी लोग या बहनें जो इसका जवाब ऑप्शन बी बता रही हैं, असहयोग आंदोलन, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। तब ये कौन सा स्थल है? ये स्थल है होयसल मंदिर समूह। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है जो कि यूपी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीनतम संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तब ये किस जिले में स्थित है? ये जो स्थित है ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तब ये कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? ये जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर से एक प्रश्न याद आ गया। एक प्रश्न आया था 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में कि जो नोएडा है वह किस ज़िले में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो नोएडा किस ज़िले में स्थित है? ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। इस पर्पज़ से ये प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दशकीय वृद्धि में वह किस ज़िले में? वह गौतम बुद्ध नगर में। इस पर्पज़ से ये प्रश्न यहाँ पर समायोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तब वह कौन सा देश है आपको बताना है। वह देश है नेपाल। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए बताया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ये किस वर्ष घोषित की गई थी? ये की गई थी 1986 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। 3D प्रिंट 3D प्रिंटेड इंजन वाले विश्व के प्रथम रॉकेट एगिडवाल सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर स्ट्रेटर का सफल प्रक्षेपण किस स्थान पर किया गया था? वह स्थान कौन सा था? वह स्थान था चेन्नई। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? तब किसका भाग था? ये भाग था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तब भाई कौन सा देश था? ये देश था अमेरिका। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जो भी आप भैया या बहनें जो देख रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित होने वाला प्रथम हवाई अड्डा है। तब यह प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? ये प्रथम हवाई अड्डा है कोचीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र हैं। तब इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? एरिया इसके एरिया हैं इलेक्ट्रीशियन का भी एरिया होता है, फिटर भी होता है, मशीनिस्ट भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी वाला उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट रुआंगू ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? तब ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में, जो कि हाल ही समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर ये बहुत ही चर्चा में रहा था। इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर समायोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों अपना हिंदी से आ चुका है, जो कि यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए आप क्लास को स्किप ना करें, हिंदी के प्रश्नों को भी अवश्य देखें, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है हिंदी का। प्रश्न नंबर 39 से शुरू हो रहा है। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। क्या करना है? सही शब्द का चयन करना है। सही शब्द कौन सा होगा? ये होगा मृदुल। और जो जे लिखे हुए हैं ए वाला, बी वाला, डी वाला, ये तीनों गलत तरीके से लिखे हुए हैं, अर्थात ये शुद्ध नहीं लिखे हुए हैं। इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है, तब इसका होगा आग्नेय प्लस अस्त्र। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भर पेट में कौन सा समास है?
तब इसमें कौन सा समास होगा? ज़्यादातर सही जवाब आ रहा है ऑप्शन बी वाला। इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है? ये जो शुष्क शब्द है ये तत्सम है, और सींग और शामला ये कौन से शब्द हैं? ये तद्भव शब्द हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तब ये कौन सा होगा? विलोम शब्द इसका होगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा विलोम? अनावृष्टि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना कि कौन सा छंद है। यही यही से आनो काम राम को सिमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे पर धर दीजिए। क्या है इसका? यही से आनो काम राम को सिमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। तब इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। इसमें अलंकार होगा कौन सा? इसमें सॉरी साथियों, इसमें छंद पूछा गया कि कौन सा छंद होगा। तब इसमें कौन सा छंद होगा? तब इसमें कौन सा छंद होगा? इसमें जो छंद होगा वह होगा रोला। क्या होगा? रोला होगा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची पूछा गया। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? इसका होता है ध्वांत। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तब ये किसका होता है? ये होता है बाल का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो बाल होता है उसका सदा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर संगव्रत है? तब कौन सा स्वर है जो संगव्रत है? ये है ई जो स्वर है ये संगव्रत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ज़्यादातर इसका जवाब साथी लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, अभिनेत्री। वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबद्ध नहीं है? किससे अज से संबंधित नहीं है? तब ये कौन सा शब्द है जो अज से संबंधित नहीं है? ये है कमल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से होंगे? तब इसके समानार्थी कौन से होंगे? इसके समानार्थी होंगे सदन, भवन और निकेतन। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरमुख में लखी मातु, चकित वही गद गद वचन विकसित दीर्घु पुलकातु। इस पंक्ति में आपको रस बताना है कि कौन सा रस है इस पंक्ति में। तब इसमें कौन सा रस होगा? जो साथी लोग इसका जवाब अद्भुत रस बता रहे हैं ऑप्शन बी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, नियत और नियत के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। यह प्रश्न 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निश्चित और इरादा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानो सुर सरिता विमल जल उछलत युगमीन। इसमें आपको अलंकार बताना कि कौन सा अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, सामान्य वर्तमान काल, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। सॉरी साथियों, इसका ये वाला नहीं होगा साथियों। तो अब इस 53 का सही जवाब क्या होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें अलंकार पूछा गया है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? तब इसमें काल पूछा गया, कौन सा काल होगा? इसमें होगा संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाप की पराकाष्ठा होना अर्थ के लिए मुहावरा बताएं। तब इसके लिए मुहावरा क्या होगा? पाप का घड़ा भरना। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का ना होकर भावोद्वेग प्रकटी प्रकटीकरण, सॉरी साथियों मेरा पढ़ने में, प्रकटीकरण होने पर प्रश्न विराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तब किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। किसका संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है वह। मानव सुंदरी भी होता है संज्ञा, मानव भी और पटना भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य है कोयल पेड़ में बैठी है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अखबार वाला कौन सा शब्द है? तब ये कौन सा शब्द है अखबार वाला? ये शब्द है संकर शब्द। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वह हुआ है ईला। क्या चीज़? ईला। ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। आपको शुद्ध करना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नाम बोधक क्रिया। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैभव दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। रेखांकित का भेद बताइए। तब भेद बताना है आपको। इसका भेद क्या होगा? इसका भेद होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। वाह वाह। कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, दिए गए विकल्पों में से लोकतिक के सही अर्थ का चयन करें। कितना प्यारा, कितना अच्छा दोहा है साथियों ये। तब इसमें क्या बताना है? इस लोकतिक का अर्थ बताना है क्या होगा? बताएं इसका लोकतिक का क्या अर्थ होगा? सोच विचार कर बात करनी चाहिए, ऊपरी दिखावा से दोष नहीं छिपते, अपने दांत को भागने वाला हानि में रहता, या उल्टी बात कहना। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, उल्टी बात कहना, ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों और बहनें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस वाक्य में क्रम वाच्य है? तो किस वाक्य में क्रम वाच्य है पूछा गया है इसमें। इसका सही जवाब होगा श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर इसका जवाब ऑप्शन सी आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? आपको झांसी जालौन हमीरपुर में आपको लैंग्वेज बताना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी भाषा है। वह भाषा कौन सी है? वह भाषा है बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा जो है झांसी जालौन और हमीरपुर में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तब कौन सा भेद होगा? निजवाचक भेद, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तब इसका सही जवाब होगा निजवाचक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? राशि होगा, कुर्सी होगा क्या, पक्षी होगा क्या, या चील होगा? तब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पक्षी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हे राम मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, या संबोधन कारक है? तब इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें हो जाएगा आपका संबोधन कारक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक के रचनाकार कौन है? क्या इसके तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी, रसखान जी या रहीम जी हैं? तब जो बीजक के रचनाकार हैं ये रचनाकार हैं कबीरदास जी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी
मिला है। तब ये किसकी रचना है? क्या मृदुला गर्ग की है, विश्वनाथ तिवारी की, रामदरस मिश्र की या कृष्णा सोबती की? साथियों, एक प्रश्न पूछा गया आज कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? जो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये जो प्रश्न मिला, ये जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मिला था नंद किशोर किशोर को। ये पूछा गया था। हो सकता है अब ये वाला पूछ लें, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर समायोजित किया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा रामदरस मिश्र। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जो भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक या सजेशन हो तब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।